नमस्कार, मैं वरुण गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर विशेष। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के मामले में जांच अभी जारी है। इस बीच खबर है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ज्योति एक पाकिस्तानी अधिकारी के संपर्क में थी। इसके अलावा वह ऑपरेशन के दौरान भारत में चल रही कई अहम गतिविधियां की जानकारी भी पाकिस्तान को दे रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि ज्योति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में कुछ जगहों पर ब्लैकआउट समेत कई संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में एक एजेंट के संपर्क में थी। बहरहाल ज्योति पुलिस हिरासत में है और बुधवार को यानी आज उसकी हिरासत खत्म हो रही है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या है पूरा अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि ज्योति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में कुछ जगहों पर ब्लैकआउट समेत कई संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक एजेंट के संपर्क में थी। फिलहाल ज्योति पुलिस हिरासत में है और बुधवार को उसकी हिरासत खत्म हो रही है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि पुलिस को ज्योति और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के बीच चैट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस को पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वह उसके संपर्क में थी। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए ज्योति के 3 फोन और एक लैपटॉप जब्त कर लिया है। इसके अलावा पुलिस उसके 2 बैंक खातों की भी जानकारी जुटा रही है। रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ज्योति वर्ष 2023 से 2025 के बीच दानिश के संपर्क में थी। हरियाणा के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि यह पता लगाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है कि क्या और लोग भारत के खिलाफ जासूसी में शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि कई YouTube चैनल जांच के दायरे में हैं। पिछले 2 हफ्तों में जासूसी के आरोप में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जांच में पता चला है कि कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़ा एक जासूसी नेटवर्क उत्तर भारत में सक्रिय है। 2 महिलाएं भी शामिल। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा के रहने वाली ज्योति मल्होत्रा और पंजाब की 31 वर्षीय गजाला शामिल है। दोनों कथित तौर पर नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी एहसानुर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के अधिकारी से एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है। हसन अली ज्योति से कहता है, जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है हमेशा कि आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आएगा। इस पर ज्योति ने हसन को हंसी वाले इमोजी के साथ कहा, मेरी शादी पाकिस्तान करवा दो। वही ज्योति 1 साल पहले पठानकोट गई थी। हालांकि उसने वहां ट्रेवलिंग से जुड़ा कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन फेसबुक पर फोटो शेयर की थी और छोटी सी क्लिप से उसके वहां जाने का खुलासा हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB की टीम उसे मंगलवार 20 मई को पठानकोट लेकर गई। NIA ने उसकी पठानकोट विजिट को संदिग्ध माना। कयास लगाए जा रहे कि यहाँ आर्मी कैंट और एयरबेस की रेकी के मकसद से आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने पठानकोट में आर्मी कैंट और एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की थी। यहाँ 2016 में भी हमला हो चुका है। कहां तक पहुंची NIA और IB की कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी से एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है। हसन अली ज्योति से कहता है, यार मेरे दिल से दुआ निकलती है हमेशा कि आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम ना आए।
इस पर ज्योति ने हसन को हंसी वाले इमोजी के साथ कहा, मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। वहीं ज्योति एक साल पहले पठानकोट गई थी। हालांकि उसने वहां ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन फेसबुक पर शेयर की गई फोटो और छोटी सी क्लिप से उसके वहां जाने का खुलासा हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की टीम उसे मंगलवार 20 मई को पठानकोट लेकर गई। NIA ने उसकी पठानकोट विजिट को संदिग्ध माना। कयास है कि वह यहाँ आर्मी कैंट और एयरबेस की रेकी के मकसद से आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने पठानकोट में आर्मी कैंट और एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की थी। यहाँ 2016 में भी हमला हो चुका है। फोरेंसिक जांच में ज्योति के मोबाइल से सेना से जुड़ी चीजें मिली है। साथ ही बैंक अकाउंट में दुबई से ट्रांजैक्शन भी निकली। जम्मू कश्मीर के एक यूट्यूबर को भी वहां की पुलिस चंडीगढ़ लेकर आई। उसे भी ज्योति के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। यह भी सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश से चैटिंग की थी। उसमें सायरन बजने के अलावा प्रशासन के लोगों को भेजे गए ब्लैकआउट मैसेज को भी दानिश से शेयर किया, मगर इसके बाद वह चैट डिलीट कर दी गई। यह भी पता चला कि ज्योति ने गोल्डन टेम्पल और कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट के वीडियो लोकेशन के साथ व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे इंक्रिप्टेड माध्यमों के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों को भेजे थे। ज्योति से NIA 3 दिन की पूछताछ कर चुकी है। 22 मई को उसका रिमांड खत्म हो रहा है। उसे हिसार की कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ में ज्योति की जांच के दौरान NIA की टीम को उसके ट्रैवल वीडियो में खास किस्म का पैटर्न दिखा है। उसके YouTube चैनल ट्रैवल विद जो पर ज्यादातर वीडियो धार्मिक टूरिज्म के हैं। हालांकि इन वीडियो में धार्मिक स्थलों की जानकारी के बजाय उसने ज्यादा फोकस वहां की सिक्योरिटी को लेकर किया है। खासकर बॉर्डर एरिया के वीडियो में यह ज्यादा देखने को मिला। इसके बाद NIA और IB की टीमें उसकी पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल और भूटान विजिट के वीडियो की भी गहनता से जांच में जुट गई है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक ज्योति के जासूसी केस को NIA पूरी तरह अपने हाथ में ले सकती है, ताकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इस मामले की बारीकी से जांच की जा सके। ज्योति के घर से जांच एजेंसियों को एक डायरी भी मिली है, जिसमें उसने लिखा, पाकिस्तान से 10 दिन का सफर कर लौट आई हूँ। इस दौरान पाकिस्तान के आवाम से काफी मोहब्बत मिली। हमारे सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स भी हमसे मिलने आए। लाहौर घूमने के लिए मिला। 2 दिन का वक्त बहुत कम था। सरहद की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान की बस और ट्रक के बारे में जितना कहो उतना कम। क्रेजी और कलरफुल। पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इंडियंस के लिए और भी गुरुद्वारे और मंदिरों के रास्ते खोले और सहूलियतें पैदा करे, ताकि हिंदू लोग भी वहां विजिट कर पाए। 1947 में जो अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे, उनसे मिल पाए। डायरी से पता चलता है कि ज्योति हिंदी के साथ साथ उर्दू भी सीख रही थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान से व्हाट्सएप चैट मिली है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि ISI ज्योति के जरिए भारत के रॉ एजेंट की मौजूदगी का पता लगाना चाहती थी। ज्योति और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी अली हसन के बीच हुई चैट मौजूद है। इसमें हसन ने ज्योति से पूछा कि जब वह अटारी बॉर्डर गई थी तब उसे वहां कोई अंडर कवर पर्सन मिला था क्या? ज्योति और अली हसन ने इस मुद्दे पर लंबी बातचीत की थी। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक इसी वजह से ज्योति से पूछताछ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA शामिल हुई है। क्या है पूरा अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी भी उससे पूछताछ में जुटे हैं। ज्योति हर बात का यही जवाब दे रही है कि उसका ISI से कोई संबंध नहीं है।
वहीं हरियाणा सरकार जल्द यूट्यूबरों पर पाबंदियां लगाएगी। इसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ज्योति मल्होत्रा जैसे केस फिर सामने न आए, इसलिए पाकिस्तान से किसी भी तरह जुड़े यूट्यूब चैनलों पर नजर रखे और उनका डाटा खंगाले। अली हसन, जब आप गए थे अटारी, वहाँ प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति, किसको मिला? मुझे तो नहीं पता। अली हसन, इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो जैसे? यार पता चल जाता है देखकर। आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था? इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले आना था आपने, रूम में दोनों को बैठा देना था। अभी लगे रहो। ज्योति, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे वो। जांच एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का अधिकारी अली हसन ही वह व्यक्ति है जिसने ज्योति के पाकिस्तान जाने पर उसके बेरोक-टोक घूमने और 5 स्टार होटल में ठहरने का इंतजाम किया था। केंद्रीय एजेंसियों की जांच में यह भी सामने आया कि वह वीजा के लिए पीए के दूतावास गई, जहां दानिश से नंबर शेयर हुआ और वह उससे बातचीत करने लगी। 2023 में जब वह पहली बार पाकिस्तान गई तो दानिश ने उसे अली हसन से मिलने को कहा। इसके बाद पाकिस्तान में ज्योति को पुलिस सिक्योरिटी दी गई। जिस 5 स्टार होटल में वह रुकी, उसका वीडियो भी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। अली हसन ने ही उसे आगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिलवाया। ज्योति की मुलाकात तब शाकिर और राणा सहबाज से हुई। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी के नंबर पर शक न हो, इसलिए उसे जट रंधावा के नाम से फीड कर लिया। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वह व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए उसे खुफिया जानकारियां भेजने लग गई। पाकिस्तानी दूतावास के अफसर दानिश और यूट्यूबर ज्योति तक पहुंचने के पीछे एजेंसियों को पंजाब का कनेक्शन भी मिला। 6-7 मई की रात भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद एजेंसियां पूरे देश में एक्टिव थी। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर पंजाब के मलेरकोटला से 8 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में गजाला खातून को पकड़ा था। गजाला ने पूछताछ में बताया कि फरवरी में वह पाकिस्तानी वीजा के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में गई। वहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर कर लिए। इसके बाद दानिश गजाला से बातचीत करने लगा। वह ऑनलाइन तरीके से गजाला को रुपए भी भेजने लगा। इसके बदले में दानिश उससे खुफिया सूचनाएं लेता रहता था। गजाला ने ही पूछताछ में बताया कि मालेरकोटला में दानिश का एक सोर्स और है, वह भी दानिश को खुफिया इंफॉर्मेशन देता है। 9 मई को पुलिस ने गजाला के साथी यामीन मोहम्मद को भी पकड़ लिया। 10 मई तक इनकी जांच चली। इनसे दानिश के दूसरे राज्यों में सोर्स के बारे में पूछताछ की गई। इस बीच केंद्रीय एजेंसियों ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश को ट्रैक करना शुरू कर दिया। देश में फैले उसके सोर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। तभी सामने आया कि ज्योति भी दानिश से बात करती थी। इससे वह एजेंसियों की नजरों में आ गई। 10 मई को सीज फायर होने के बाद भारत सरकार ने 13 मई को दानिश को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया। 15 मई को पुलिस ज्योति के हिसार स्थित घर में पहुंची। उससे 2 दिन तक पूछताछ हुई। पुलिस ने जब मोबाइल खंगाला तो पता चला कि वह भारत के सीक्रेट्स लीक कर रही थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया कि रविवार देर रात करीब 1:45 बजे पुलिस वाले घर आए। उनके साथ 2 महिला पुलिसकर्मी और ज्योति भी थी। ज्योति से कोई बात नहीं हुई। उसने हाथ हिलाकर इशारा करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। इसके बाद ज्योति और पुलिस अफसर अंदर आ गए। पुलिस वालों ने ज्योति से कहा
कि 3-4 जोड़ी कपड़े अपने साथ ले लो। इसके बाद वे चले गए। ज्योति को कहां लेकर गए मुझे पता नहीं। इसके बाद NIA की टीम ज्योति को लेकर चंडीगढ़ रवाना हो गई। वहां भी ज्योति से लगातार पूछताछ की गई। हालांकि स्थानीय पुलिस NIA को लेकर कोई पुष्टि करने से बच रही है। ज्योति के पिता ने यह भी कहा कि महज 1.5 साल की उम्र में मां ज्योति को एक शिशुगृह में छोड़कर चली गई थी। इसके बाद मैंने और दादा दादी ने मिलकर उसे पाला। मैंने कभी भी ज्योति के YouTube वीडियोस नहीं देखे। मेरे पास सिंपल मोबाइल था जिसे पुलिस ले गई। ज्योति जब कभी बाहर जाती थी तो हमें नहीं बताती थी। वह सिर्फ इतना ही बताती थी कि कितने दिनों के लिए जा रही है और कब लौटेगी। NIA की पूछताछ के बाद ज्योति की जासूसी की कड़ी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ रही है। NIA पहले ही इस हमले की जांच कर रही है। ज्योति भी हमले से पहले जनवरी में कश्मीर गई थी, जहां उसने आतंकियों के टारगेट पर रहने वाली जगहों पर जाकर वीडियो बनाए थे। इनमें पहलगाम भी शामिल था। इसके बाद वह राजस्थान बॉर्डर पर भी गई और रात रुककर फेसिंग तक के वीडियो बनाए। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं ज्योति के जरिए ISI ने कश्मीर और पहलगाम में रेकी तो नहीं कराई। ज्योति के जरिए उन्हें पता चला हो कि बाकी जगहों पर सिक्योरिटी रहती है, लेकिन पहलगाम ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से सेना या पुलिस मौजूद नहीं होती, जिसके बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिलाया गया। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के अलावा कई ज्योति सीधे अधिकारियों को तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही थी। इसके लिए उसके मोबाइल और लैपटॉप का डेटा खंगाला जा रहा है। जो डेटा मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट किया गया है उसको रिकवर किया जा रहा है। देश में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से अब तक कोविड से जुड़ी 2 मौतें हुई है, जबकि 52 मरीजों का इलाज जारी है। दूसरी ओर केरल में सबसे ज्यादा 69 सक्रिय मामले हैं। इससे वहां का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कोविड-19 की नई लहर खासकर JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट्स यानी कि LF.7 और NV.1.8 के कारण देश और एशिया के कई हिस्सों में चिंता बढ़ गई है। हांगकांग और सिंगापुर में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। वही हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। क्या है देश में कोरोना का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। देश और दुनिया में कोरोना बीमारी वापसी कर रही है, ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। कई एशियाई देशों में कोरोना की स्थिति गंभीर बन गई है। अपने देश में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बार फिर कोविड-19 के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में साल जनवरी से अब तक कोविड से जुड़ी 2 मौतें हुई है, जबकि 52 मरीजों का इलाज चल रहा है। दूसरी ओर केरल में सबसे ज्यादा 69 सक्रिय मामले हैं। इससे वहां का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कोविड-19 की नई लहर खासकर JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट LF.7 और NV.1.8 के कारण देश और एशिया के कई हिस्सों में चिंता बढ़ गई। हांगकांग और सिंगापुर में हालात काफी बिगड़ गए हैं। वहां हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक 6066 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 106 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 101 मामले अकेले मुंबई से हैं, जबकि पुणे, ठाणे और कोल्हापुर में भी कुछ मामले सामने आए। वर्तमान में 52 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें ज्यादातर लक्षण हल्के हैं। इनमें से 16 मरीज अस्पताल में भर्ती है। मुंबई के KEM अस्पताल में 2 मौतें हुई, लेकिन दोनों मरीज पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। एक 14 साल की लड़की को
किडनी की बीमारी थी, जबकि दूसरा 59 साल का कैंसर मरीज था। बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा कि जनवरी से अप्रैल तक मामले बहुत कम थे, लेकिन मई में मामूली वृद्धि देखी गई। बीएमसी ने लोगों से सावधानी बरतने और मास्क पहनने की अपील की है, लेकिन साथ ही कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई बड़ा प्रकोप नहीं है। केरल में कोविड-19 के 69 सक्रिय मामले हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह राज्य कोविड की नई लहर का केंद्र बना हुआ है। केरल में पहले भी कोविड की कई लहरें देखी गई है और इस बार JN.1 वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2024 में केरल में JN.1 का पहला मामला एक 79 साल की महिला में मिला था। राज्य सरकार ने टेस्टिंग और निगरानी बढ़ा दी है। लोगों से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की सलाह दी जा रही है। लोगों से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की सलाह दी जा रही है। केरल में कोविड की शुरुआत 30 जनवरी 2020 को हुई थी, जब देश का पहला मामला त्रिशूर में दर्ज हुआ था। भारत में 19 मई 2025 तक कुल 257 सक्रिय कोविड मामले थे। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले हैं। कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में भी कुछ मामले हैं। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर और हांगकांग में JN.1 और LF7 वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में 14,200 मामले दर्ज हुए, जबकि हांगकांग में एक हफ्ते में 31 मौतें हुई हैं। खबर विशेष में यहीं तक। आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।